बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नवे लेक्चर में हमें तो एब्स्ट्रैक्शन इन इंटरफेसेस का मेनली आज टॉपिक। एजेंडा क्या है हमारा, हम देखेंगे कि सुपर क्लासेस और उसके से एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है, इम्प्लीमेंट हम कैसे करते हैं एब्स्ट्रैक्शन को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जावा में, और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो होते हैं उनकी क्या ख़ास बात होती है, क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, अदर देन दैट हम बात करेंगे इंटरफेसेस की, और एक इंटरफेस की एग्जांपल है कंपेरेबल इंटरफेस, उसकी बात करेंगे, और आखिर में हम थोड़ी सी असाइनमेंट की बात करेंगे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, हमने उसमें इनहेरिटेंस एज ए मेजर टॉपिक पढ़ा था कि जी जब हम किसी क्लास को या किसी टाइप को किसी दूसरे से इनहेरिट करते हैं, या यूँ कह लें कि हम जनरलाइज फॉर्म से स्पेसिफिक फॉर्म की तरफ जाते हैं, हम बड़े ग्रुप से छोटे ग्रुप की तरफ जाते हैं। मिसाल के तौर पर बर्ड्स जो हैं वो एक बड़ा ग्रुप है, और बर्ड के अंदर पिजन या स्पैरो या काइट जो है वो एक छोटा ग्रुप है। तो मतलब ये कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन कह लें बर्ड के बड़े ग्रुप की, उसके फीचर्स की, या फिर उसकी स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बर्ड कह लें। ये हमने डिटेल से इनहेरिटेंस वाले लेक्चर में सीखा था। अब उसमें जो पेरेंट क्लास होती थी, जो जेनेरिक ग्रुप होता था, यानी कि जैसे अगर हम बर्ड की एग्जांपल लें तो जो बर्ड्स हैं वो उसमें से, यानी कि वो पेरेंट क्लास है, वो हमारे पेरेंट ग्रुप थे, हमने कहा था। ठीक है, उसको हम सुपर क्लास भी कहते हैं। ठीक है, और इनकी खासियत क्या होती है, सुपर क्लास की खासियत क्या होती है? सुपर क्लास की खासियत ये होती है कि वो ज़्यादा जेनेरिक होते हैं। मतलब ये कि उनमें जो भी उनके बिहेवियर होता है, फीचर जिसको हम कहते हैं, बिहेवियर कहते हैं, मेथड्स कहते हैं, उनकी नेचर जो होती है वो जेनेरिक होती है। मिसाल के तौर पर जो बर्ड्स हैं वो उड़ते हैं, तो बर्ड्स कैन फ्लाई। ठीक है, ये एक सुपर क्लास के अंदर एक बिहेवियर हो सकता है कि जी जो है ना, बर्ड्स के अंदर फीचर बिहेवियर ये होता है कि वो फ्लाई करते हैं। ठीक है, तो लिहाजा हम यूँ कह सकते हैं कि सुपर क्लास जो है वो जो उसकी जनरल टाइप है, यानी कि जो बर्ड है जैसे, या हम कोई और क्लास लें, एनिमल लें, या हमारे मिसाल के तौर पर हमने 2D ऑब्जेक्ट्स लिए थे। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स जो है, 2D ऑब्जेक्ट्स जो है वो पेरेंट क्लास है। वो उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, उसका हम कोई एरिया कंप्यूट कर सकते हैं, उसमें उसका पैरामीटर कंप्यूट कर सकते हैं, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली कैसे कर सकते हैं, मे बी वो हम जस्ट 2D ऑब्जेक्ट के लेवल पे नहीं, अगर इतना हाई लेवल हम ग्रुप बनाएं तो हम उस पर नहीं डिफाइन कर सकते। क्यों? क्योंकि 2D ऑब्जेक्ट्स जो है वो हर तरह के होते हैं। तो पैरामीटर या एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें उसकी डिटेल चाहिए। अगर वो रेक्टेंगल है तो उसकी लेंथ विड्थ चाहिए, अगर स्क्वायर है तो उसका साइड चाहिए, अगर वो सर्कल है तो हमें रेडियस चाहिए, एंड सो ऑन। ये बड़ी डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए हो सकती है। तो एट द जनरल लेवल, यानी कि हायर लेवल के ऊपर हम उस चीज़ को डिफाइन नंबर एक कर नहीं सकते। नंबर दो, कुछ यानी कि यूँ कह लें कि जैसे मिसाल के तौर पर ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स की हम बात करें, तो वी आल्सो वांट टू मेक श्योर कि जी जो इसके जो डिराइव्ड क्लासेस हैं, जो इसकी स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन है, मिसाल के तौर पर रेक्टेंगल है, सर्कल है, दैट क्लास शुड बी एबल टू कैलकुलेट इट्स एरिया और पैरामीटर, और लेट्स से दैट मस्ट बी एबल टू कैलकुलेट इट्स एरिया पैरामीटर। हम इसके एग्जांपल अगर हम बर्ड्स में लें, हम बताते हैं कि ये बर्ड्स जो हैं वो उड़ सकते हैं। ठीक है, ये तो हमें पता लग गया, ये हमारे यानी कि हायर ग्रुप के का बिहेवियर हो गया। तो जब उसके हम चाइल्ड क्लास बनाएंगे, मिसाल के तौर पर ये जो है जैसे ये काइट या किसी का ग्रुप है, जो भी बड़े परिंदे होते हैं। ठीक है, ये डाक्स या बगला या इस तरह के जो परिंदे होते हैं, सॉन वगैरह, उनका है, ये चिड़िया का है। ठीक है, तो ये उड़ते हैं, तो ये कैसे इम्प्लीमेंटेशन इनकी क्या है, इनके कैसे उड़ते हैं?
ठीक है। दे यूज देयर विंग्स, यानी कि उसको स्लोली मूव करते हैं, फास्ट मूव करते हैं, पावर उसकी कितनी होती है एंड सो ऑन। तो ये सारी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो चाइल्ड क्लास में होती है। हम क्या कहते हैं, चाइल्ड क्लास डिफाइंस एक्चुअल बिहेवियर ऑफ एनी टाइप, यानी कि जी परिंदा उड़ता तो है लेकिन कैसे उड़ता है ये उसके चाइल्ड क्लास में, यानी कि उसके इम्प्लीमेंटेशन में आपको पता लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे जनरल यानी कि वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है कि जैसे हायरार्की के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास हायरार्की के अंदर फीचर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम इस तरह करके करते हैं। ठीक है ना, कि ये जेनेरिक टाइप्स जो हैं वो हायर क्लासेस में होती हैं और स्पेसिफिक टाइप्स जो हैं वो लोअर क्लास में होती हैं। लेकिन अब जैसे जैसे हमने कहा कि बर्ड क्लास जो है, मिसाल के तौर पर बर्ड क्लास जो है हमारी, दैट मस्ट हैव एनी बर्ड जो कि ज्वाइन कर रहा है बर्ड क्लास को, यानी कि जो भी है कोई भी हम परिंदा बना रहे हैं, परिंदे की क्लास बना रहे हैं, पिजन है, व्हाटएवर, स्पैरो है, पैरट है, व्हाटएवर जो भी परिंदे हैं, ठीक है। अगर वो क्लास बर्ड्स इनहेरिट करें, विच मीन्स कि दे आर डिक्लेयरिंग देमसेल्व्स एज बर्ड, तो अगर तो वो बर्ड के तौर पे अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं, तो फिर दे मस्ट इम्प्लीमेंट हाउ डू दे फ्लाई, ये हम कह सकते हैं ना ये। ठीक है, तो अगर अगर हमारा ऐसा अ, ऐसी रिक्वायरमेंट हो, यानी कि जी अगर हम पेरेंट क्लास के अंदर हम एक ऐसा फीचर, या पेरेंट क्लास कह लें या हायर ग्रुप कह लें, हायर ग्रुप के अंदर हम हमारा कोई ऐसा फीचर है विच वी एक्सपेक्ट कि आवर क्लाइंट आवर आवर डेरिवेशन लाइक जो भी इम्प्लीमेंट कर रहा है हमें, वो मस्ट इम्प्लीमेंट करे उस चीज़ को। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि हायर लेवल के ऊपर हमने एब्स्ट्रैक्शन किया, यानी कि हायर लेवल के ऊपर हमने क्या किया, फीचर को रफली डिफाइन किया है, डिक्लेरेशन की है कि हमें ये चाहिए। ठीक है, वो होगा कैसे, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये हमारे चाइल्ड क्लास ने, यानी कि जिसने भी हम इसको यूज़ करना है उसने लाजमी बताना है। हाँ, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ फीचर इन पेरेंट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो हम डिक्लेयर करते हैं ना कि ये मिसाल के तौर पर अ बर्ड कैन फ्लाई, ठीक है, मेरे पास एग्जाम्पल आनी चाहिए थी। अ प्लेयर जो है वो, एक जो प्लेयर होता है वो फिट होता है, ठीक है, उसके फिटनेस का कोई तरीका होता है। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ा था, या सॉरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है, इनहेरिटेंस में हमने पढ़ा था कि क्या कहते हैं, जब कोई प्लेयर जो है, जब कोई पेरेंट क्लास अगर डिफाइन करना चाहे कि जी ऐसे एक काम होता है, ठीक है, तो वो कर सकती है और चाइल्ड जो है उसका यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर प्लेयर्स की क्लास है, ठीक है, अब प्लेयर की क्लास जो है वो जेनेरिक क्लास है, उसमें फुटबॉल का प्लेयर स्पेसिफिक क्लास उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, स्क्वॉश का प्लेयर उसके एक और इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, क्रिकेट का, हॉकी का, व्हाटएवर एक्स वाई जेड का, सारे गेम्स का प्लेयर जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि जी प्लेयर जो है दैट मस्ट बी फिट ना, तो उसकी फिटनेस रूटीन का एक फर्ज किया एक बिहेवियर कि जी वो इतना कैलोरी बर्न करता है, इतना खाता है और इतना एक्स्ट्रा करके करता है, मिसाल के तौर पे। तो अगर हम इसके प्लेयर की जो जेनेरिक क्लास है उसके अंदर अगर इम्प्लीमेंटेशन डिफाइन करना चाहें तो हम कर सकते हैं कि जी ये प्लेयर है, ये यानी कि प्लेयर क्लास है, अगर प्लेयर क्लास है ये, तो इससे जो भी ड्राइव करेगा उसकी एक सर्टन फिटनेस रूटीन होगी और ये डिफ़ॉल्ट फिटनेस रूटीन है। डिफ़ॉल्ट फिटनेस रूटीन कोई भी एक्स वाई जेड है कि वो इतनी सुबह एक्सरसाइज करता है, इतनी लेवल की और इतना इतनी उसकी खुराक है और इतनी जो है वो, फिर उसके बाद तो जो भी फिटनेस रूटीन है, तो हम मिसाल के तौर पर एक फिटनेस रूटीन के प्लेयर की क्लास में हमें फिटनेस रूटीन का एक बिहेवियर बना देते हैं। ठीक है, अब जो भी प्लेयर यानी कि फुटबॉल का प्लेयर फर्ज किया, या स्क्वाश का प्लेयर उस फिटनेस उस प्लेयर क्लास से इनहेरिट करेगा, तो दैट्स व्हाट इट विल हैव द डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट फिटनेस रूटीन। अगर वो चाहे तो वो उसको ओवरराइड कर सकता है, ये भी हमने पढ़ लिया था कि अगर ये कहें कि ये स्क्वाश का प्लेयर जो है वो मे बी उसकी जो है ना रूटीन जो है वो ज़्यादा टफ है या थोड़ी डिफरेंट है, तो इट माइट इम्प्लीमेंट ऑन इट्स ओन। लेकिन अगर हमने ये करना हो कि हमने सिर्फ हायर उसमें प्लेयर के उसमें हमने रूटीन बतानी नहीं है, हमने सिर्फ ये कहना है कि
अगर तो कोई प्लेयर है तो दैट मस्ट हैव अ फिटनेस रूटीन। ठीक है, अगर तो कोई प्लेयर है तो दैट मस्ट हैव अ फिटनेस फिटनेस रूटीन। अगर तो कोई बर्ड है तो दैट मस्ट हैव एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लाइंग। उसको उसको उड़ना आता हो या उसका उड़ने का तरीका कम से कम इम्प्लीमेंट हुआ हुआ, उसको पता लगे कि वो जैसे भी उड़ता है, जंप लगा के उड़ता है, तो वाकई उड़ता है, हवा में उड़ता है, whatever, जैसे भी उड़ता है वो होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ जो है कि जो हमने कहा कि ये फिटनेस रूटीन इम्प्लीमेंट नहीं हुई प्लेयर क्लास में, बल्कि सिर्फ प्लेयर क्लास के अंदर फिटनेस रूटीन की रिक्वायरमेंट दी हुई है कि जी अगर तो कोई प्लेयर इससे इनहेरिट कर रहा है तो दैट मस्ट डिफाइन व्हाट इज देयर फिटनेस रूटीन। ठीक है, तो ये चीज़ होती है ना कॉन्ट्रैक्ट, कि जी हम मेथड का की रिक्वायरमेंट डाल दें। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो तो प्रेजेंट प्रेजेंट हो पेरेंट के अंदर, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन मौजूद ना हो, एक्सपेक्टेशन क्या हो कि जो भी चिल्ड्रन इससे बनेगा वो चिल्ड्रन जो है ना वो लाजमी इम्प्लीमेंट करे इस चीज़ को। तो वो हम उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि हमने फीचर को पेरेंट लेवल के ऊपर हमने एब्स्ट्रैक्ट रखा हुआ। हमने एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है ना जो कि इमेजिन, जैसे आप इमेजिन मर्जी कर लें। ठीक है, तो उसकी कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन का आइडिया कि जी हमने बिहेवियर को ज़्यादा से ज़्यादा हम एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ताकि जो भी उस पेरेंट क्लास की ड्राइव्ड क्लासेस हैं दे दे इम्प्लीमेंट दैट फीचर जैसे भी वो चाहें। ठीक है ना, जैसे मर्जी चाहें उसको इम्प्लीमेंट कर लें। कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये कैसे हम इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसको हम फिर कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले तो हम यानी कि अभी हमने क्या पढ़ा है कि हम वो सारी कंडीशंस के जिसमें हम अपनी क्लासेस बनाते हैं और उसको हम चाहते हैं कि जी उस क्लासेस के अंदर हायर ऑर्डर क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, पेरेंट क्लासेस ग्रुप्स के, हम यूँ कह लें हम ग्रुप्स बनाते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि उसके अंदर हम सर्टेन फीचर्स डिफाइन करें। ठीक है, और वो फीचर्स जो है वो उसके जो क्या कहते हैं क्लाइंट्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट करें। क्लाइंट्स मैं कह रहा हूँ उनको जो कि ड्राइव क्लासेस हैं। मिसाल के तौर पर एक और बिल्कुल मैं मिसाल ले लेता हूँ। हमारी जो स्क्रीन विंडोज़ है, ठीक है, तो कोई विंडो छोटी होती है, कोई विंडो बड़ी होती है। ठीक है, एक एप्लीकेशन की विंडो एक दूसरी एप्लीकेशन की विंडो सारी। तो अगर हम किसी चीज़ को ड्रॉ करना चाहें, जैसे सॉरी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा विंडो का, हम दोबारा 2D ऑब्जेक्ट पर आ जाते हैं। तो अगर हमने अपने 2D ऑब्जेक्ट का बनाया है कि जी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट या 2D ऑब्जेक्ट जो है उसकी क्लास ये है। अगर कोई रेक्टेंगल एक बंदा इम्प्लीमेंट करता है, दूसरा बंदा सर्कल इम्प्लीमेंट करता है, तीसरा बंदा कुछ और इम्प्लीमेंट करता है, तो ऑल वी वांट कि जी वो हमने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है कि जी जब उसको डिस्प्ले करना होगा उस प्रोग्राम में, तो वो क्या करेगा, वो उसका एरिया कंप्यूट करेगा, पेरीमीटर कंप्यूट करेगा और उसके लिहाज से उसको ड्रॉ करेगा। तो लिहाजा जो भी ऑब्जेक्ट नया मार्केट में आता है, यानी कि कोई नया बंदा जो है वो नया ऑब्जेक्ट बनाता है कि ये आपने रेक्टेंगल सर्कल स्क्वायर बनाया हुआ था, ये मेरा एक रोम्बस वो आ गया, शेप आ गई है। ठीक है, तो जो रोम्बस आया है, रोम्बस जो है वो 2D ऑब्जेक्ट या ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट से इनहेरिट कर रहा है। मतलब कि ये भी हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये भी जो है वो रोम्बस जो है वो भी ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब उसको ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है जी, ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट कह रहा है कि जी आपने गेट एरिया और गेट पैरामीटर इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, ये हमने करना है। अगर हमने ये करना हो तो हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, कि कैसे पता चलेगा रोम्बस को कि अगर मैं इनहेरिट कर रहा हूँ ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट से तो मुझे ये वाला फ्ला मेथड और फ्ला मेथड लाजमी इम्प्लीमेंट करना है। तो उसका तरीका क्या होता है, मेथड दैट इज डिफाइंड बट नॉट इम्प्लीमेंटेड इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो बेसिकली हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या करते हैं, जो हमारे पेरेंट क्लास हो जिसके अंदर हमें ये कंस्ट्रेंट डिफाइन करनी है कि जी मिसाल के तौर पर ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट का जो ये है क्लास है, इसमें हमने डिफाइन किया है कि गेट एरिया और गेट पैरामीटर जो है ये दो मेथड चाहिए हमें। ठीक है, जो भी मेरी इम्प्लीमेंटेशन करेगा ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट की, ठीक है, उसको ये डिफाइन करना पड़ेगा। उसके आगे हम सेमी कॉलन लगा के उसको टर्मिनेट कर देते हैं, यानी कि डिक्लेयर करते हैं एंड दैट्स इट। कोई बॉडी नहीं है उसकी। मेथड के नाम के बाद तो हम करली ब्रैकेट के साथ उसकी बॉडी होनी चाहिए ना।
जैसे जैसे इस कंस्ट्रक्टर की बॉडी है, बेशक एम्प्टी हो लेकिन कोई ना कोई बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, उसको उसके उसके आगे नेक्स्ट जो है सेमी कॉलन लगा देते हैं, मतलब इधर सेट खत्म हो गया, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट डबल गेट एरिया, ठीक है। हमने मेथड का नाम पूरा लिख दिया जैसे लिखते हैं। एक चीज़ ऐड कर दी इसमें, एब्स्ट्रैक्ट का वर्ड। एब्स्ट्रैक्ट का वर्ड क्या बता रहा है, कीवर्ड क्या बता रहा है कि जी ये जो मेथड है इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको यहाँ नहीं मिलेगी क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है। अब जो भी शेप जो है सर्कल, रेक्टेंगल या रोम्बस इस चीज़ से इनहेरिट करेगा, उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो गेट एरिया इम्प्लीमेंट करे, ठीक है। A super class having at least one abstract method is called abstract class। तो लिहाजा अगर किसी भी सुपर क्लास के अंदर ये यहाँ पर दो हैं, ठीक है, अगर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा ना तो हम उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कहेंगे और वहाँ उसके क्लास के नाम के आगे भी कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कौन सी होती हैं, जिसके अंदर कोई एक क्या कहते हैं आप मेथड जो है वो प्रैक्टिकली एब्स्ट्रैक्ट हो। आप अगरचे ये कोई स्ट्रॉन्ग कंडीशन नहीं है, अगर एक ना भी हो तब भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट का एक और मतलब भी होता है, वो भी मैं बताता हूँ तो शायद इसमें आ जाएगा। जावा कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट इज यूज्ड टू डिक्लेयर एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास और मेथड, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट का जो यानी कि जिस तरह वर्ड है उसी तरह कीवर्ड भी है, तो हम एब्स्ट्रैक्ट के कीवर्ड यूज़ करते हैं दोनों चीज़ों के लिए, क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करने के लिए और मेथड को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। मेथड को जैसे हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है और क्लास को हमने यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर किया। मेथड को जब हम एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करते हैं तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि अब इस जगह पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट सेमी कॉलन आएगा, ठीक है। लेकिन हम जो क्लास को जब एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन करते हैं इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम ये कह रहे हैं कि एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, मतलब कि ये जो ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट है इसको आप इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, यानी कि ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट को न्यू करके वो ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट करके वो नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये चीज़ नहीं हो सकती। मतलब क्या होता है कि भाई ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, ठीक है, इसको आपने इस्तेमाल करना है रेक्टेंगल बनाने के लिए, सर्कल बनाने के लिए। मैंने क्या किया, रेक्टेंगल के सर्कल के जो कॉमन कॉमन फीचर्स होते हैं वो मैंने इसमें ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट में इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट बाई इटसेल्फ कुछ नहीं, यानी कि अगर मैं कहूँ कि हाँ भाई ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट इसको न्यू करो, इसको ड्रॉ करो, तो नहीं, ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट अपने आप को ड्रॉ नहीं कर सकता, उसको क्या पता कि ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट इज जेनेरिक ग्रुप। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि जी बर्ड ड्रॉ करें या बर्ड को क्रिएट करें, तो बर्ड क्रिएट करना यानी कि पॉसिबल नहीं, यानी कि आपको लाजमी उसकी कोई ना कोई इम्प्लीमेंटेशन की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि पिजन ड्रॉ करें, स्पैरो ड्रॉ करें, वट जो भी मर्जी इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बर्ड हमारा क्या हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास मतलब जो कि इंस्टेंशिएट नहीं होती, यानी कि इंस्टेंशिएट डायरेक्ट नहीं होता, न्यू ऑपरेटर के साथ नहीं होता, क्योंकि इंस्टेंशिएट इनडायरेक्ट वो होती है। मिसाल के तौर पर अब जब उसके चाइल्ड को आप किसी भी चाइल्ड क्लास को इंस्टेंशिएट करते हैं यानी कि न्यू करते हैं, तो हमने पढ़ा था ना कि चाइल्ड क्लास इंस्टेंशिएट होता है तो उसका पेरेंट भी इंस्टेंशिएट होता है, ठीक है। इंस्टेंशिएट होने का मतलब एक उनके लिए मेमोरी वगैरह एलोकेट होती है, सारा कुछ होता है। तो मीनिंग के पेरेंट क्लास जो है अगर एब्स्ट्रैक्ट है वो, तो वो न्यू ऑपरेटर के साथ इंस्टेंशिएट नहीं होती, लेकिन अपने उसे जब उसके चाइल्ड क्लास इंस्टीट्यूट होंगे तो वो उनको वो इंस्टीट्यूट हो जाएगी, ठीक है ना, यानी कि हमेशा डिपेंडेंट होगी अपने चाइल्ड क्लास के इंस्टीट्यूशन के ऊपर, ठीक है। इसका यानी कि क्रॉस एग्जांपल भी मिसाल के तौर पर हम ले लें कि जैसे क्या एग्जांपल हो सकती है, फ्रूट और ये सारी चीज़ें जो जेनेरिक में वो नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं जी कि अगर हमारे पास फर्ज किया टाइप ऑफ बर्ड्स हैं, यानी कि कोई सर्टन स्पेसिफिक बर्ड का या सर्टन स्पेसिफिक, हाँ मिसाल के तौर पर मैंगो है, ठीक है। अब मैंगो जो है वो फ्रूट का टाइप है, ठीक है, लेकिन मैंगो के अपने टाइप भी है। तो लिहाजा ऐसा हो सकता है कि
आप दोसेरी की क्लास बनाएं और वो मैंगो से मैंगो से इनहेरिट कर रहा हो, और अगर आप अनवरटोल का बनाएं वो मैंगो से इनहेरिट कर रहा हो, और सो ऑन। लेकिन यहाँ पर देखें, मैंगो अगर मैं आपको करना चाहूँ कहूँ कि जी इसको आप एसोसिएट करें, मतलब इसको ड्रॉ करें या कुछ करें, आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैंगो की एक शेप आपको पता है, ठीक है, ठीक है। उसमें यानी कि अगर आपके पास बिल्कुल ही ज़्यादा एक डायरेक्ट रेफरेंस हो कि जी अनवर रिटोल ड्रा करें, तो यू कैन ड्रॉ एग्जैक्टली द थिंग दैट अनवर रिटोल इज, या दशहरी आप ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहा जाए मैंगो ड्रॉ करने का, तो आप मैंगो भी ड्रॉ कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, इससे हायर लेवल पर जाएँ, यानी कि फ्रूट पर जाएँ, तो वहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा कि यार फ्रूट, अब फ्रूट तो कौन सा फ्रूट, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं जो कि इंस्टेंशिएबल होती हैं, और कुछ जो होती हैं वो नहीं होती, यानी कि कुछ की अपनी एग्जिस्टेंस नहीं होती, वो सिर्फ डिफरेंट बिहेवियर को अपने चाइल्ड क्लासेस के अंदर उसको एग्रीगेट कर, सही। ये हमारे पास यूएमएल डायग्राम है। तो हम जब यूएमएल डायग्राम बनाते हैं अपना, तो उसमें क्या करते हैं इस चीज़ के लिए, एब्स्ट्रैक्शन के लिए, जैसे यहाँ आप देखें गेट पैरामीटर और गेट एरिया जो है हम अपने चाइल्ड पेरेंट क्लास में हम लिख देते हैं, और मेरे ख्याल में इसको हम आइटलिक कर देते हैं, इटैलिक कर देते हैं, ठीक है। तो उससे पता लग जाता है कि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। और जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है वो चाइल्ड क्लास में मौजूद नहीं होता, ठीक है। यूएमएल डायग्राम भी एक कन्वेंशन किया है कि चाइल्ड डायग्राम में हम जो पेरेंट के, यानी कि बेशक यहाँ इसके अंदर, इस क्लास के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर, ये सर्कल के अंदर गेट एरिया इम्प्लीमेंट हुआ हुआ होगा, ठीक है, और गेट पैरामीटर भी इम्प्लीमेंट हुआ होगा, लेकिन हम उसको यहाँ लिखेंगे नहीं, क्योंकि दैट इज़ डिफाइंड बाय देयर पेरेंट, ठीक है। जब हम ओवरराइट करते हैं तो हम लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड इम्प्लीमेंट करते हैं फर्स्ट टाइम, फिर हम नहीं लिखते, ठीक है। और जो कंस्ट्रक्टर देखें, तो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर देखें, कंस्ट्रक्टर के साथ हैश का साइन लगा हुआ है। हैश का साइन किस चीज़ के नीचे मतलब होता है, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड एक्सेस है, मतलब कि भाई ये सिर्फ एक्सेसिबल है टू द चिल्ड्रन, दैट्स इट। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो तो चिल्ड्रन से ही के लिए ही बनी हुई है, तो उसका कंस्ट्रक्टर जब बाहर न्यू हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो वो यानी कि ये वाली क्लास जो है, ये इसको हम न्यू करके इनिशियलाइज कर ही नहीं सकते, इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंटली इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ही नहीं। जब इसका इंडिपेंडेंटली यानी कि बाहर से पब्लिकली इसका कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, तो यू डोंट नीड टू क्रिएट अ पब्लिक कंस्ट्रक्टर। क्लास का नाम भी जो है वो आइटलिक होता है, ठीक है। तो ये हमारे ना इम्प्लीमेंटेशन का तरीका हो गया कि जी हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। जो हमारी हायर क्लास होती है हम उसके नाम के, उसके अंदर मेथड्स को डिफाइन करते हैं, लेकिन जस्ट डिक्लेयर करते हैं, लेकिन जस्ट डिक्लेयर करते हैं, हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं बताते बाय ओमिटिंग द ब्लॉक ऑफ द, क्या कहेंगे उसे, बॉडी, ओमिटिंग द बॉडी ऑफ द मेथड, ठीक है। हम उसके बॉडी को ओमिट करके हम उसको वो नहीं करते, और उसके मेथड के नाम के आगे भी और क्लास के नाम के आगे भी एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज करते हैं। और क्या फीचर्स हो सकती हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन नॉट बी कंटेन्ड इन अ नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। मतलब क्या है कि जी अगर हमने किसी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन किया है, हमने कहा है कि जी पब्लिक स्टैटिक के बाद हमने मेथड, या पब्लिक के बाद हमने मेथड का कीवर्ड, एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। मतलब कि हमने उसकी डेफिनेशन नहीं दी हुई, हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी हुई। अगर ऐसा है तो फिर वो क्लास भी दैट मस्ट बी एब्स्ट्रैक्ट एज वेल, ठीक है। यानी कि अगर क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, सिंपल सी बात है, अगर क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं है तो उसको इंस्टेंशिएबल होना चाहिए। अगर इंस्टेंशिएबल यानी कि हम उसको क्रिएट कर सकें, हम उसको क्रिएट उसी वक्त कर सकते हैं जब उसके सारे मेथड डिफाइन होंगे। अगर उनमें से कोई भी मेथड ऐसा है जो कि डिफाइंड नहीं है, यानी कि हमने उसको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दिया, तो फिर वो क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि ये नहीं हो सकता है कि मेथड तो आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया कोई, लेकिन क्लास को आप कह रहे हैं कि जी ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, मतलब कि इसको आप नहीं कर सकते। तो सिंपल कि जी अगर कोई भी मेथड जो है
एब्स्ट्रैक्ट है मतलब ये है कि कोई मेथड की डेफिनेशन जो है मौजूद नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन मौजूद नहीं है क्लास में, तो इन दैट केस क्लास मस्ट बी डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट। हम ये बात कर चुके हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड विद न्यू ऑपरेटर। तो हम लिहाजा जब भी हम लिखेंगे अब यानी कि जो जो हमारा बर्ड बी इज इक्वल टू न्यू बर्ड, ये अगर हम लिखना चाहें और बर्ड हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो तो ये नहीं हो सकता। A class that contain abstract method must be declared abstract, while a class declared abstract may not have any abstract method. अच्छा, जैसे अभी हमने ऊपर कहा कि जी अगर तो मेथड नहीं है, मेथड को हमने कर दिया कि जी वो एब्स्ट्रैक्ट है, तो फिर तो क्लास को भी लाजमी एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका उलट ट्रू नहीं है, मतलब अगर हमने क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दिया लेकिन अंदर कोई ऐसा मेथड नहीं है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट ना हो, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट हो, तो ये हो सकता है। यानी कि क्लास जो है वो यानी कि हो सकता है कि जी हम उसको डिक्लेयर कर दें एब्स्ट्रैक्ट और उसके अंदर सारी इम्प्लीमेंटेशन मौजूद है, ठीक है। ये हम किस लिए कर सकते हैं, ये मिसाल के तौर पर इसलिए भी कर सकते हैं कि अगर हमने ये कहना हो कि भाई इस क्लास को आप इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते, ठीक है, तो सिर्फ ये कंडीशन लगाने के लिए भी हम कर सकते हैं कि भाई ठीक है इसमें डेफिनेशन सारी मौजूद है, लेकिन अगर इसको इंस्टीट्यूट यानी कि इसको अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है तो फिर इसके एक चाइल्ड क्लास बनाए उसको उसे इस्तेमाल। A subclass can override a method from superclass and declare it as abstract, ठीक है। यानी कि हम एक सब क्लास जो हमारी है वो पेरेंट की एक नॉर्मल मेथड को, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करके उसको एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमने कहा था कि जी प्लेयर के एक फिटनेस रूटीन, ठीक है। अब प्लेयर की एक फिटनेस रूटीन है, बिल्कुल सही हो गया, और उसकी में भी उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन भी हो गई, ठीक है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन मौजूद है कि जी उसने सुबह ये करना, शाम को ये करना, रात को जो हमने कहा था, ठीक है। अब प्लेयर्स तो फिटनेस रूटीन वो सारे फॉलो करेंगे, फुटबॉल के भी, स्क्वॉश के भी, लेकिन जो बोर्ड गेम के प्लेयर हैं क्या वो फुटबॉल वाले प्लेयर के फिटनेस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं? मोस्ट प्रॉब्ली नॉट। तो ये हो सकता है कि जी हमारे पास प्लेयर की क्लास के में से इनहेरिट जो है फर्ज किया बोर्ड गेम का प्लेयर है, ठीक है, बोर्ड प्लेयर, ठीक है, ये है, और वो कहता है जी कि मेरे बच्चों को जो है ना फिटनेस तो चाहिए, कि जितने लेजी हैं उतने ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर तो इसका ये ख्याल है तो ये कर सकता है, या चाहिए नहीं है, यूँ कह लो कि उसकी फिटनेस उनकी डिफरेंट होती है, उनको ब्रेन की एक्सरसाइज चाहिए, उनको वट एवर एक्स वाई जेड किसी और चीज़ की चाहिए, किस्मत की एक्सरसाइज चाहिए, उनको बार बार लॉटरी लगानी, जुआ खेलना चाहिए, whatever। तो जो भी होता है उसका, तो वो ये कर सकता है कि जो ऊपर वाले जो कि नॉर्मल यानी कि मे बी उसकी फिटनेस रूटीन जो है वो नॉर्मल मेथड था, उसको यहाँ पर रीडिक्लेयर करके यानी ओवर राइड करके उसको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दें, ठीक है, ताकि अब जब लूडो प्लेयर का क्लास बनेगी या चेस प्लेयर की क्लास बनेगी, वो फिर डिफाइन करे कि चेस प्लेयर को क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये लूडो प्लेयर को क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। वैसे कि पेरेंट के अंदर अगर एक मेथड डिफाइंड है तो वो चाइल्ड के अंदर उसको आप अनडिफाइन कर सकते हैं, उसको आप कह सकते हैं कि जी दिस इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड, ठीक है। अब जो क्लास डिराइव करेगी बोर्ड प्लेयर से, वो उसको भी डिफाइन करना पड़ेगा कि उसकी फिटनेस गेन कैसे होती है। सब क्लास कैन बी एब्स्ट्रैक्ट व्हाइल इट्स पेरेंट इज नॉट, ठीक है। तो जैसे भी हमने कहा था कि अगर आप बोर्ड प्लेयर जो है वो अपना एक मेथड को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर देता है तो इसका मतलब है कि बोर्ड प्लेयर फिर एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि प्लेयर भी एब्स्ट्रैक्ट है, नॉर्मल प्लेयर भी एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। जैसे जैसे हम मिसाल के हमने कहा है कि हर क्लास जो है हमारी वो जावा लैंग डॉट ऑब्जेक्ट से इनहेरिट करती है। अब जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट जो है वो तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन हम उसकी हमारी हमारी जो क्लास हम बनाएंगे हम उसको एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं। An abstract class can be used as data type just like a normal superclass। तो लिहाजा जब भी हमने कहा था ना कि हम
यानी कि वर्ड बी, ये हम लिख सकते हैं, यानी कि इसका वेरिएबल हम बना सकते हैं, ठीक है। रेफरेंस टाइप हम इस तरह बना सकते हैं। हम इसको क्या नहीं कर सकते, हम न्यू के बाद बर्ड नहीं लिख सकते। हम मिसाल के तौर न्यू के बाद अगर हम पिजन लिखें, ये हो सकता है। और पिजन का न्यू करके हम उसको बर्ड से असाइन कर सकते हैं, तो हमें पता ही है वैसे भी, ठीक है। तो बर्ड बी जो है, यानी कि जो सुपर क्लास है, वो एक नॉर्मल रेफरेंस टाइप के तौर पे यूज हो सकता है, जैसे हमने इनहेरिटेंस में भी उसके पेरेंट को हमेशा यूज करते हैं। तो पेरेंट अगर एब्स्ट्रैक्ट हो या ना हो, उसका रेफरेंस टाइप आप उसको यूज कर सकते हैं। ये कुछ बेसिकली कह लेंगे फीचर्स कह लें, या वो थे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के क्या होता है। इसके बुक के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेल है, तो आपने सारी पढ़नी, इस तरह पढ़नी है कि वो आपको समझ में भी है, ठीक है यही चीज़ें जो मैंने आपको कही है, उसका आपकी बुक से ही बेसिकली उसकी समझी। अगर आपको अब ये आपके जहन में है, तो बुक से पढ़ना भी रिलेटिवली आसान है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो हमें पता लग गया कि वो क्लास जो कि एक या एक से ज़्यादा मेथड को नॉर्मली इम्प्लीमेंट नहीं करती, यानी कि इट लीव्स इट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन बाय द चाइल्ड क्लास, या फिर उसको यानी कि इंस्टेंशिएट नहीं करवाना चाहते, तो हम क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन कर देते हैं। इसी से कॉरस्पॉन्डिंग कीवर्ड है जावा का, इंटरफेस कहते हैं उसे। और ये टॉपिक क्या है जी, an interface is very similar to a class which has all its methods as abstract। तो लिहाजा अगर एक कोई हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो, जिसके अंदर सारे के सारे मेथड जो है ना, यानी कि फर्स्ट के 4 मेथड डिफाइन हुए हैं, चारों के चारों एब्स्ट्रैक्ट हो, एक मेथड डिफाइन है सिर्फ और वो एब्स्ट्रैक्ट हो, ठीक है। तो ऐसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसके सबके सारे मेंबर जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट हो, वो और इंटरफेस तकरीबन एक जैसी दिखती है, ठीक है। तकरीबन इसलिए कह रहा हूँ कि इंटरफेस जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशल कीवर्ड है जावा का, वो यूज़ होता है कॉमन मेथड्स क्लास में डिफाइन करने के लिए, कि जी जैसे प्लेयर्स के अंदर अगर फर्ज किया, या बर्ड के अंदर डिफरेंट किस्म के मेथड्स थे, तो हमने कहा ये सारे बर्ड्स के अंदर, पिजन के अंदर, स्पैरो के अंदर, काइट के अंदर, सारों के अंदर तो यही सारे मेथड होते हैं, ठीक है। तो वाई नॉट इनको ग्रुप करके हम बर्ड में डाल दें, सारों को हम बर्ड में डाल दें। तो इस तरह के ग्रुपिंग के लिए इस्तेमाल होता है इंटरफेस के। इसमें डिफरेंस, अब इसमें डिफरेंस क्या है कि जी एब्स्ट्रैक्ट क्लास से आप एक चाइल्ड को इनहेरिट कर सकते हैं, ठीक है। एक चाइल्ड को किसी न किसी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास से इनहेरिट कर सकते हैं, दैट्स इट। एक चाइल्ड को आप 2 एब्स्ट्रैक्ट क्लास से इनहेरिट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप कहें कि जी आई डोंट नो क्या होगा, कोई ऐसा, हाँ, एम्फीबियंस हैं, यानी कि जो ऐसे जानवर जो कि पानी में भी रहते हैं और खुश्की में भी रहते हैं, ठीक है। तो आपका एक खुश्की के जानवर का एक ऑब्जेक्ट है, मिसाल के तौर पर ग्रुप है, और एक पानी का ग्रुप है, ठीक है। और आपने एम्फीबियन बनाना है कि जी ये दोनों पे रहता है, तो यू कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम द टू, बिकॉज जावा आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं देता। जावा कहता है या तो ये खुश्की के जानवर से इनहेरिट करेगा, या फिर पानी के जानवर से इनहेरिट करेगा, ठीक है। दोनों नहीं हो सकते। तो दोनों कैसे हो सकते हैं, दोनों वाली टाइप्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, वो इंटरफेस के जरिए। अगर हम एक हमारा इंटरफेस हो खुश्की वाले जानवरों का इंटरफेस, और एक हो पानी वाले जानवरों का इंटरफेस, तो लिहाजा एक ऐसा जानवर अगर हम हमें चाहिए जो कि दोनों पे रहता हो, तो हम कहेंगे कि ये दिस एनिमल इम्प्लीमेंट्स इंटरफेसेस ऑफ बोथ वाटर बाउंड एनिमल्स और सी बाउंड एनिमल्स, ठीक है। तो इंटरफेस जो है वो मल्टीपल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हर क्लास इम्प्लीमेंट कर सकती है, ठीक है। और वरना अदरवाइज इंटरफेस उसी तरह ही होता है जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को भी आप इंस्टेंशिएट डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसी तरह इंटरफेस को भी आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। उसका चाइल्ड इंस्टेंशिएट होगा तो इंटरफेस भी खुद ब खुद
इंस्टीट्यूट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मिसाल यहाँ पर है कि एडिबल इंटरफेस, यानी कि ऐसी कुछ चीज़ों की जो कि एडिबल हो, और उसके अंदर मेथड एक है जी हाउ टू ईट, यानी कि अगर तो कोई मेथड, अगर हम कहते हैं अगर कोई भी क्लास है, कोई भी ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं जो कि एडिबल, अगर एडिबल है तो इट शुड टेल उसको कैसे खाया जाता है। ठीक है, तो यानी कि ये एक इंटरफेस हो जाएगा। अब ये यानी कि इंटरफेस उसके नाम से भी देखो ना, लग रहा है कि ये कोई एडिशनल चीज़ है, यानी कि अब हम कहेंगे कि हम इस अगर हम इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लेते हैं तो फिर इसका मतलब है कि वो जो भी है, अगर फर्ज किया मैंगो, मैंगो इज एडिबल ऑफ कोर्स। ठीक है, तो लेकिन फिर मैंगो को हम फ्रूट से इनहेरिट नहीं कर सकते, या तो हम एडिबल से इनहेरिट कर लें या फ्रूट से कर लें, दोनों से एक चीज़ हो सकती है ना। तो उसके लिए हमने जैसे ये इंटरफेस का, कि अगर इंटरफेस है एडिबल, ठीक है, तो लिहाजा हम मैंगो अगर एडिबल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इंटरफेस, तो इसका मतलब है कि हम मैंगो की क्लास से ये चीज़ गेट कर सकते हैं कि हाउ टू ईट, क्योंकि अगर वो एडिबल इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर रहा है तो इट हैज़ टू डिफाइन हाउ टू ईट। ठीक है, अगर अगर नहीं डिफाइन करेगा तो क्या होगा, वो भी एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। मिसाल क्या है जी, कि एक समोसे की क्लास है, समोसा जो है वो एक्सटेंड किसी और, मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो एक्सटेंड किसी और क्लास से कर सकता है अगर करना चाहे, तो यहाँ हम नहीं कर रहा हो। ठीक है, लेकिन वो एडिबल को इम्प्लीमेंट कर रहा है, इम्प्लीमेंट्स एडिबल, तो इम्प्लीमेंट्स जो है वो भी कीवर्ड। ठीक है, तो इंटरफेस के साथ ही हमेशा आता है। तो जब आप एक क्लास को एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका मतलब है कि अब आपने उसके अंदर जो चीज़ मांगी गई थी वो आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, हाउ टू इट। ठीक है, तो समोसे को कैसे खाते हैं, तो वो इसको समोसे को बताना पड़ेगा कि भाई हाउ टू इट, क्योंकि क्योंकि उसने कहा है कि वो एडिबल इम्प्लीमेंट कर रहा है, और एडिबल जो है वो रिक्वायर करता है कि हाउ टू इट डेफिनेशन होनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि जी वो जो है इंटरफेसेस जो हैं वो मल्टीपल भी हो सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ये नहीं है कि एक ही इंटरफेस, बल्कि कॉमा सेपरेट कॉमा लगा दें एडिबल के बाद डिस्ट्रीब्यूटेबल, कि ये खजूर है तो वो उसको उसको बांटने का भी फ़ायदा सवाब होता है। ठीक है, तो एडिबल भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में यहाँ नहीं पूछे जो मर्जी आप लिखें अगर, लेकिन कहने का मकसद ये है कि इंटरफेसेस जो हैं वो यूज़ होते हैं कि ताकि हम जो भी मेथड हमने ग्रुप किए हैं उनको एक जगह ग्रुप कर सकें। ठीक है, और इंटरफेसेस जो हैं वो एक क्लास जो है मल्टीपल इंटरफेसेस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इंटरफेसेस की बेसिक, यानी कि बेसिकली हम इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इसका एब्स्ट्रैक्ट क्लास से मिलता जुलता है, और एग्जांपल अभी हम देखेंगे। लेकिन ये यानी कि यूँ कह लें कि इतना छोटा सा काइंड ऑफ टॉपिक इसलिए तो नहीं है कि, लेकिन बहरहाल आइडिया इतना छोटा सा ही है, ये लेकिन यूज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो फिर हम बहुत ज़्यादा यूज़ होता रहेगा तो हम इसको देखते रहेंगे और समझते रहेंगे ज़्यादा, लेकिन बहरहाल आइडिया इसका ये है जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। कंपेरेबल इंटरफेस, तो कंपेरेबल जो है जी वो बेसिक, एक बेसिक तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक एग्जांपल है जो कि जावा प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक इंटरफेस का बहुत सारे इंटरफेसेस हैं जावा के अंदर इम्प्लीमेंटेड है, बिल्ट इन है इंटरफेसेस, और बहुत सारे इंटरफेसेस जो हैं वो आप अपने प्रोग्राम में जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो इम्प्लीमेंट करते हैं, लिखते हैं, बनाते हैं। ठीक है, जैसे ग्रुपिंग का तरीका है, क्योंकि अक्सर हम हमारा तो टोटल फोकस इस चीज़ के ऊपर होता है ना कि हम अपने फीचर्स को, अपनी चीज़ों को हम किसी एक जगह कंबाइन कर लें और उसको फिर हम रीयूज़ कर सकें। ठीक है, अभी हम आज एक क्विकली देखेंगे मेन्यू के असाइनमेंट, बल्कि मैं इसके साथ कनेक्ट करूँ, बल्कि मैं अभी बाद में आता हूँ इसके टॉपिक के ऊपर, पहले मैं कंप्लीट करूँ। कंपेरेबल इंटरफेस जो है वो जावा ने डिफाइन किया है। ठीक है, और ये क्या है जी, फॉर डिक्लेयरिंग नेचुरल सॉर्टिंग फॉर अ क्लास दैट इम्प्लीमेंट्स इट। तो लिहाजा कंपेरेबल का मतलब होता है कि अगर कोई भी क्लास कंपेरेबल इम्प्लीमेंट करे ना, तो इसका मतलब ये है कि वो क्लास ये वाला मेथड इम्प्लीमेंट करेगी।
ठीक है, जो कंपेरेबल इंटरफेस है जावा के अंदर, जावा डॉट लाइन के अंदर है, वो ये मेथड रिक्वायर करती है। ठीक है कि जी आपने आपने अपने ऑब्जेक्ट को, अपने क्लास के ऑब्जेक्ट को कंपैरिजन रूल बताना है। ठीक है कि एक बड़ा है दूसरे से, या एक छोटा है दूसरे से, या एक बराबर है दूसरे से, ये किस बेस पे फैसला होता है। मिसाल के तौर पर अगर इंटीजर है तो 15 जो है वो 17 से छोटा है, 19 जो है वो 17 से बड़ा है, और 17 जो है वो 17 के बराबर है। ठीक है, तो ये हमें सिंपल मैथ्स का पता है हमें। ठीक है, इसी तरह -17 जो है वो +17 से छोटा है। ठीक है, तो ये एक बड़ा सिंपल जो है ना वो है, क्या कहते हैं इसका, इम्प्लीमेंटेशन। इंटीजर में तो है ये, हमें पता है, ये कॉमन सेंस भी है। ठीक है, तो ये इंटरफेस क्या कहता है कंपेरेबल, कि जी अगर तो कोई बड़ा हो, यानी कि जो हम क्लास को कंपेयर कर रहे हैं, हमारी क्लास उस क्लास से बड़ी है, अच्छा हमारे ऑब्जेक्ट जो है उस ऑब्जेक्ट से बड़ा है, तो आपने पॉजिटिव नंबर रिटर्न करना, जैसे रिटर्न 1। ठीक है, अदरवाइज -1 अगर वो छोटा है, और अदरवाइज अगर वो बराबर है तो 0 रिटर्न करना। ठीक है, तो लिहाजा जावा क्या करेगा, वो जहाँ पर भी किसी चीज़ को सॉर्ट करना हो, ऑर्डर करना हो, तो वो देखेगा भाई ये तो सर्कल है। ठीक है, सर्कल को सॉर्ट करना है, तो सर्कल छोटा या बड़ा कैसे होता है, आई डोंट नो, जावा को तो नहीं पता। ठीक है, जावा को तो नंबर का हमें पता है, जैसे हमने कहा 17 जो है 19 से छोटा है, लेकिन एक सर्कल है वो दूसरे सर्कल से बड़ा है कि छोटा है, कैसे फैसला करेगा जावा, जावा को तो नहीं पता, जावा ने तो नहीं इम्प्लीमेंट किया है उसको सर्कल को। तो जो सर्कल इम्प्लीमेंट कर रहा है वो मिसाल के तौर पर, या रेक्टेंगल इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो बताएगा कि भाई अगर तो मिसाल के तौर पर एरिया मेरा ज़्यादा है दूसरे से, तो मैं बड़ा हूँ, अदरवाइज वो बड़ा है। ठीक है, तो और एरिया कैलकुलेट करना उसको आता होगा, यानी कि जो भी क्लास है, तो मिसाल का सर्कल जो है वो सिंपली फैसला इस तरह भी कर सकती है कि अगर उसका रेडियस बड़ा है तो बड़ा है। ठीक है, तो इन एनी केस रेडियस हो या जो मर्जी हो, उससे एरिया कैलकुलेट होता है। तो हम इसका चूँकि ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट का, तो हम बल्कि जेनेरिक फंक्शन भी बना सकते हैं, जैसे ये बना हुआ है। ठीक है, ये क्या है जेनेरिक फंक्शन, कि भाई एरिया कंप्यूट करो, अगर तो मेरा एरिया बड़ा है अदर ऑब्जेक्ट के एरिया से तो रिटर्न 1, अगर छोटा है तो रिटर्न -1, और अगर बराबर है तो 0। अब इस क्लास के अंदर जो भी इसे इनपुट करेगा ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट से, उसके अंदर कंपेयर टू का जो मेथड है ना वो इम्प्लीमेंट हो, सॉरी, तो कंपेयर टू का मेथड अगर इम्प्लीमेंट हो गया, इसका मतलब क्या है कि इस तरह की जो मेथड है ना जावा में, कलेक्शन डॉट सॉर्ट और एरेज डॉट सॉर्ट, तो अगर आप इनको यूज़ करेंगे कलेक्शंस के अंदर, अगर आप सर्कल्स और रेक्टेंगल और इस तरह के ऑब्जेक्ट का कलेक्शन बना लें या एरेज बना लें, और एरेज डॉट सॉर्ट का मेथड आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि एरेज डॉट सॉर्ट आप इम्प्लीमेंट करेंगे, सॉरी इस्तेमाल करेंगे, तो वो जो है वो कंपेयर टू का मेथड कॉल करेगा, क्योंकि उसको पता है कि जो भी एरेज के अंदर अगर कंपेरेबल का इंटरफेस यूजर ने इम्प्लीमेंट किया है, तो आई कैन सॉर्ट इट। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस इम्प्लीमेंटेशन। तो ये बड़ा सिंपल यूज़ केस भी कह लो है, कि जी जैसे कंपेरेबल इंटरफेस करने की वजह से ये दो मेथड, क्या कहते हैं, ये दो जो सॉर्टिंग का जो टेक्निक है, वो ये दो दो क्लासें करती हैं, तो वो कर सकती हैं, ओके। जिस यानी कि सॉरी, इसकी वजह से, इस कंपेरेबल उसकी वजह से उनको ये नहीं पता करना होता कि ये सर्कल है कि ये क्या है कि ये क्या है, यानी कि कोई एनिमल, अगर पिजन है, पिजन को सॉर्ट करना, ठीक है, या वट जिसको मर्जी सॉर्ट करना, दे डोंट केयर कि ये क्या ऑब्जेक्ट है। उनको ये पता होना चाहिए कि भाई ये कंपेरेबल का इंटरफेस इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, अगर किया है तो मैं फिर उसको कंपेयर टू का मेथड कॉल करूँगी, कंपेयर टू का मेथड कॉल करने के बाद पता चलेगा जी कि ये पॉजिटिव है तो बड़ा है, नेगेटिव है तो छोटा है। अब ये पिजन का मसला है कि वो डिक्लेयर करे कि जी कंपेयर टू कैसे इम्प्लीमेंट होगा उसका। मिसाल के तौर पर पिजन के ऊपर डेट ऑफ बर्थ हो, पिजन के अंदर, पिजन की क्लास के अंदर, ठीक है, तो लिहाजा वो एज से डिक्लेयर करे, या वटेवर शेप्स के अंदर ये होता है, प्लेयर के अंदर
बड़ा प्लेयर है, छोटा प्लेयर है, मिसाल करो फैन फॉलोइंग है, उसके पास फैन काउंट है, आई डोंट नो, ट्रॉफी है जिसमें उसने मैचेस जीते हैं, whatever. तो जो मर्जी मसला है ये उसका मसला, उस क्लास का मसला। ऑल आई नीड एज ए कलेक्शन सॉर्टर दैट दैट क्लास इम्प्लीमेंट्स कंपेयर, ठीक है, कंपेरेबल इंटरफेस इम्प्लीमेंट। तो इंटरफेस के इस्तेमाल से ये जो आइडिया है एब्स्ट्रैक्ट हो गया कि जी अब मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आप ये एब्स्ट्रैक्ट एक आइडिया है, इसको आपने इम्प्लीमेंट करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है आपको मुझसे, और फिर मैं उसको इस्तेमाल करूँगा, फिर इस्तेमाल करना मुमकिन हो सके। ठीक है, अगर तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई मूव ऑन टू द असाइनमेंट। असाइनमेंट जो थी वो है जी, उसको डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली राइट अ मेन्यू क्लास दैट ऑफर्स अ मेन्यू टू द, बेसिकली मुझे आपको याद हो, अगर आपको याद हो तो हमने जो पिछले प्रोग्राम बनाए, मिसाल के तौर पर एक प्रोग्राम बनाया था टेबल्स का, एक प्रोग्राम हमने स्कूल मैनेजमेंट प्रो बनाया, ठीक है। इन दोनों में और इसके अलावा भी प्रोग्राम के अंदर हम यूज़र को एक मेन्यू देते हैं, यार टक 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 टक, मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पर यूज़र को ये देना चाह रहा है, इस क्लास के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर देना चाह रहे हैं कि जी परफॉर्म एडिशन, ठीक है, दो मेन्यू आइटम है, तीन मेन्यू आइटम है कि या तो एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो या एग्जिट करो। अगर एडिशन करना तो 1 एंटर करो, सब्ट्रैक्शन करना तो 2 एंटर करो, अदरवाइज 0 एंटर करो तो एग्जिट, ठीक है। अ, अब ये ये काम करना, तो ये मेन्यू का आइटम बेसिकली यूज़र को डिस्प्ले करता है और यूज़र से इनपुट लेता है। लेकिन हमें बार बार, ये तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखी हुई है यूसेज की, लेकिन अगर आप अभी हम एक डोमेन में जाते हैं, उधर हम उसको एग्जांपल देख लेंगे दोबारा, लेकिन जस्ट अगर आपको मेमोरी में है तो वहाँ पर हम एक ग्रुप में लिखते थे एंटर दिस टू डू दैट, एंटर दिस टू डू दैट, एंटर दिस टू डू दैट, इस तरह के सारों में ठीक है। अगर आपने पहाड़े प्रिंट करने हैं तो ये लिख डालें, अगर पहाड़ों को टेस्ट करना है तो ये करें, अगर आपने स्कूल मैनेजमेंट प्रो में स्टूडेंट ऐड करना है तो ये करें, क्लास है, तो ये सारा हम काम करते हैं। तो ये हम जो अपनी प्रोग्रामिंग में करते क्या है कि ऐसे सारे काम जो रेपिटेटिव है, यानी कि टेबल की क्लास में भी था, स्कूल मैनेजमेंट प्रो में भी, यार अपेरेंटली तकरीबन जो भी हम क्लास बनाएंगे उसमें हम यूज़र से पूछेंगे, जो भी हम प्रोग्राम बनाएंगे उसमें यूज़र से पूछेंगे कि भाई ये करना तो बताओ, ये करेंगे, ये हमेशा काम आएगा, यानी कि हमेशा ज़रूरत पड़ेगी इस काम की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो वाई नॉट कि हम इसको एक अलग से कंपोनेंट बनाएं, ये जो हमारा वो है चीज़ है, एक ग्रुप बन गई ना ऑन इट्स ओन, कि भाई मेन्यू आइटम सर्व करना है, मेन्यू आइटम के बेस पे इनपुट लेना है, ये हमारा एक सर्वर एंड इनपुट टेकर ग्रुप बन गया है, टाइप बन गया। तो अगर हम इसको सेपरेट कर लें और इसको हम इम्प्लीमेंट कर लें तो हमें मे भी हम इसको, यानी कि ये वाला जो काम है जिस तरह का भी करते हैं हम के लिए, पूरा मेन्यू प्रिंट करते हैं, बार बार उस कोड को लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल लिखते हैं, फिर गेट नेक्स्ट करते हैं, हाँ गेट नेक्स्ट टाइप करते हैं, स्कैनर पर स्कैन करते हैं, फिर स्कैनर में यहाँ पर एक और रिक्वायरमेंट यहाँ लिखी हुई है, क्लास शुड बी फॉल्ट टॉलरेंट, मीनिंग यूजर कैन ऐड रॉन्ग इनपुट। अब हम उससे इनपुट इंटीजर मांगते हैं, वो आगे ऐसे वो हमें यस वाई लिख देता है या कोई एबीसीडी लिख देता है, तो हमारा प्रोग्राम भी क्रैश हो जाता है। तो लिहाजा अगर हमने इसको चेक करना है कि जी वो जब हम उसे इनपुट मांग रहे हो तो हमारा प्रोग्राम क्रैश ना हो, तो अगर हम उसका कोई कोड लिखेंगे तो वो कोड हमें टेबल्स की क्लास में भी जाकर लिखना पड़ेगा, वो कोड हमें स्कूल मैनेजमेंट प्रोग्राम में भी जाकर लिखना पड़ेगा, और वो कोड हमें हर उस क्लास में लिखना पड़ेगा जहाँ पर हम मेन्यू कर रहे हैं, मेन्यू मांग, ठीक है। तो लिहाजा वाई नॉट के लिए हम इसकी क्लास बनाए। तो ये असाइनमेंट क्या थी, असाइनमेंट ये थी जी कि आप ऐसी क्लास बनाएं जो यूज़र से ना ज़रा अच्छे अंदाज में वो ले लिया करे, इनपुट ले लिया करे, सॉरी यूज़र से इनपुट ले लिया करे और उसको हम अच्छे अंदाज में इस्तेमाल कर लें। और नीचे दो बेसिकली यहाँ पर मेथड दिए हुए हैं कि ये काम करने के लिए ना आपको ये दो मेथड इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे।
ठीक है, वो क्या है, पब्लिक वॉइड ऐड मेन्यू आइटम। क्योंकि हमारे टेबल्स की क्लास में आपको याद होगा 4 मेन्यू आइटम थे मेरे ख्याल में। डिस्प्ले टेबल, टेस्ट सिंगल टेबल, टेस्ट ऑल टेबल, एग्जिट, 4 थे। ठीक है, तो उस केस में आपको 4 मेन्यू आइटम ऐड करने होंगे। और स्कूल मैनेजमेंट प्रो में तो ऑलरेडी हमारे 7 के करीब हो चुके थे मेरे ख्याल में। ऐड स्टूडेंट, ऐड क्लास, ऐड टीचर, और इसी तरह 3 और थे। फिर एग्जिट था। और अभी जाहिर सा तो वो इनकम्प्लीट है, उसमें और भी लैब होंगे आपके उसमें, और मेथड उसमें ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो वो ये इनके डिफरेंट भी होता है। तो उसमें मतलब ऐड मेन्यू आइटम यानी कि इस क्लास ने कोई मेन्यू आइटम की लिस्ट अपने पास मैनेज करनी है और उसमें एक एक मेन्यू आइटम ऐड करना है। ठीक है, और दूसरा क्या है, गेट नेक्स्ट कमांड। ये क्या करेगा, ये सिंपल ये काम करेगा कि भाई जितने भी मेन्यू आइटम है उसके पास 4 है, 10 है, 20 है, 50 है, उसको यूज़र को डिस्प्ले करे और उसके बेस पर नेक्स्ट कमांड यूज़र जो भी कहता है, यूज़र कहता है 1 यानी कि ऐड कर दो, या 2 कहता है सब्ट्रैक्ट कर दो, या 0 कहता है एग्जिट कर दो, तो वो उससे लेना और प्रोग्राम को देना। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि जो ये यूज़र का की विंडो है ना, तो यूज़र क्या करेगा, मेन्यू आइटम को इनिशियलाइज करेगा, उसमें 3 मेन्यू आइटम उसके लिहाज से ऐड करेगा, और फिर वो यूज़र से मांगेगा तीनों मेन्यू आइटम और उसकी बेस पे एक्शन करेगा। मैं स्क्रीन चेंज करता हूँ और फिर हम जाके देखते हैं। अच्छा जी, मैं इक्लिप्स में आ गया, तो इसको मैं बंद कर दूँ। यहाँ देखें, ये है वो ना, टेबल की क्लास में हमने ये लिखा हुआ था। ठीक है, यानी कि ये मैसेज हम यूज़र को डिस्प्ले करते हैं और ये हम इनपुट लेते हैं। और हमने यहाँ पर नेक्स्ट इंट लिया हुआ था, तो अगर तो यूज़र जो है ना वो इधर इंट की जगह कोई 2 या 3 या सॉरी अंग्रेज़ी लिख दे या कुछ भी ABCD कुछ भी लिख दे, इंट के अलावा कुछ भी लिख दे, तो ये क्रैश कर। क्यों? क्योंकि ये प्रोग्राम जो है, ये वाला फंक्शन जो है वो वही लेता है। ठीक है, हम इसको चाहें तो इसको सही कर सकते हैं कि जी ये स्ट्रिंग में इनपुट लिया करे और उसको चेक करे कि जी स्ट्रिंग जो है वो वाकई करेक्ट नंबर है कि नहीं है। अगर वो नंबर करेक्ट है तो ठीक है, नहीं है करेक्ट तो दोबारा यूज़र को कहे कि भाई मुझे सिर्फ इंट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो लिहाजा हमें यहाँ पर कुछ कोड लिखना पड़ेगा। अब जो भी हम कोड यहाँ पर लिखेंगे, फिर वो हमें, अगर हमने यही प्रोग्राम कहीं और करना है, मिसाल के तौर पर हम वापस आ जाते हैं स्कूल मैनेजमेंट प्रो में, तो देखिए स्कूल मैनेजमेंट प्रो में भी हम ऐसे ही काम कर रहे थे ना, कि उसी तरह हम शो कर रहे थे कुछ स्क्रीन पे। ठीक है, उसी तरह हम उसको आगे नंबर दे रहे थे 1 2 3 4। ठीक है, और उसी एग्जैक्टली उसी तरह देखें इनपुट ले, ठीक रिपीट हो रहा है ना काम। ठीक है, और अगर हम वहाँ पर ये इंट वाला काम सही कर देते कि जी जो कमांड है वो इंट में यूज़र जो है अगर फर्स्ट या इंटीजर नंबर की जगह कुछ और दे देता है, तो वो जो है ना उसको बताया कि ये सही नहीं है, और क्रैश ना हो। ठीक है, तो वो कोड जो हमने वहाँ इम्प्लीमेंट किया था वो यहाँ भी हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, जो कि रिपीटिशन जो है वो कभी भी प्रोग्रामिंग में एक यानी कि गंदी चीज़ समझी जाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास जो असाइनमेंट है वो यही है कि भाई इस चीज़ को अगर ऑटोमेट कर दो। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को, कि वो डिस्प्ले जो करता है और जो इनपुट लेता है, इन दोनों चीज़ों को ऑटोमेट कर दो कि हम टेबल्स की क्लास में या इसकी क्लास में स्कूल मैनेजमेंट प्रो में हम उस क्लास को यूज़ कर लें और हमारा काम ज़रा आसान हो जाए। मैं जल्दी से न्यू क्लास मेन्यू, एक न्यू मेन्यू क्लास में नहीं, और मैं जाता हूँ उधर जो, क्योंकि दो क्लास में जो मेथड है दो, उनकी डेफिनेशन हमारे पास मौजूद है, तो मैं वो ले लेता हूँ वहाँ से। यहाँ पर क्योंकि ये जो मेथड की डेफिनेशन असाइनमेंट में मौजूद थी, ठीक है ना, कि जी सॉरी डिक्लेरेशन, कि जी यही आपने इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, ये एरर दे रहा है क्योंकि इसको इंट रिटर्न करना, रिटर्न कमांड कमांड
सबसे पहले ऐड मेन्यू आइटम। तो अच्छा, अब हम इसको ना सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम अभी तो नहीं है, लेकिन मेरा हम एक्सटेंड कर लेंगे। हम वापस आते हैं इधर। हमारे पास एग्जांपल जो है यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, इसको तो 7 यानी कि 0 से लेके 6, 0 से लेके 6 तक एंट्री है। तो ये हर एंट्री हमने क्या कहा कि हर एंट्री जो है हमारी एक मेन्यू आइटम। ठीक है, हम बेसिकली हम कह ये रहे हैं कि जितनी भी एंट्रीज है ना, यहाँ 7 एंट्रीज हैं, इसका मतलब 7 मेन्यू आइटम। मेन्यू आइटम क्या होता है? एक मेन्यू के अंदर आपके को कोई मेन्यू लेकर आता है रेस्टोरेंट में कि जी पिज़्ज़ा खाना है, फलाना खाना है, फलाना। तो हर एंट्री जो है उसकी वो एक मेन्यू आइटम। ठीक है, तो ये मेन्यू आइटम जो है ऐड करने का ये मेथड है। तो ऐड करेंगे हम किस चीज़ में? किसी चीज़ में ऐड करेंगे। तो हम इसका मतलब है कि हमें मेन्यू आइटम की एक लिस्ट हमें चाहिए। ठीक है, तो हम आते हैं इधर। इसको ज़रा गौर से इस चीज़ को समझें कि हमारे पास सिर्फ ये मेथड दिया हुआ था और हमें प्रॉब्लम तो पता है। प्रॉब्लम क्या है कि यार हम बार बार जो है ना वो इनपुट आउटपुट डिस्प्ले करना और उसको इनपुट बोलते जो है ना वो ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो मेन्यू आइटम है वो हमें पता है कि स्कूल मैनेजमेंट प्रो में ये मेन्यू आइटम है और टेबल एप्लीकेशन में ये मेन्यू आइटम है। ठीक है, तो होता क्या है, मेन्यू आइटम वो कोई एक स्ट्रिंग होती है और एक कमांड होता है, यानी कि नंबर होता है। ये दो चीज़ें होती हैं ना। तो हमें एक ऐसी लिस्ट मेंटेन करनी है जिसमें हम वो स्ट्रिंग और वो कमांड स्टोर कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम ये कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर कि हम यूँ करते हैं, एक छोटी सी क्लास बना लेते हैं। ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा? एक छोटी सी क्लास बना लेते हैं, क्योंकि हमें ना लिस्ट बनानी है जो मेन्यू आइटम और उसकी कमांड दोनों की। ठीक है, मेन्यू आइटम क्या है जी? हमारी स्ट्रिंग है एक। ठीक है, मैंने यहाँ कमेंट में लिखा है, एक स्ट्रिंग है। ठीक है, और एक उसकी कोई भी जो है ना इंट कमांड है। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरह की चीज़ को स्टोर करना है। तो हम बेसिकली हमारा एरे लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, हमें एरे लिस्ट की हमने क्लास पढ़ी थी, याद है ना आपको? एरे लिस्ट क्या होती है? वो एरे की तरह की चीज़ होती है, लेकिन हमें उसको बताना होता है कि भाई किस चीज़ की। अगर हम उसको कहेंगे स्ट्रिंग की एरे बना दो तो बना देगा। मिसाल के तौर पर मेन्यू आइटम्स। ठीक है, मेन्यू आइटम्स की उसने लिस्ट बना दी, न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, ये हमने कर लिया, लेकिन ये स्ट्रिंग की बनाएगा। तो हमें तो स्ट्रिंग के साथ कॉरस्पॉन्डिंग वो भी चाहिए, क्या कहते हैं, उसकी कमांड भी चाहिए। यानी कि हर, मैं स्कूल मैनेजमेंट प्रो में वापस जा रहा हूँ, हर जो स्ट्रिंग है कि भाई ऐड अ कोर्स एंटर टू, उसकी एक कमांड भी है। तो हम उसको मैच कैसे करेंगे? लिहाजा हम क्या करते हैं हम एक छोटी सी क्लास बनाते हैं, न्यू क्लास न्यू आइटम। ये हमारी जो क्लास है उसकी हमने मेन्यू आइटम किया। मैं क्यों करता हूँ कि इसका पैकेज भी एक बना देता हूँ। ठीक है, ये मेन्यू का पैकेज बनाया और ये जो मेन्यू की क्लास है मैं इस मेन्यू की क्लास को भी उस पैकेज में मूव कर रहा हूँ। कैसे मूव करते हैं हम? रिफैक्टर होगा यहाँ पर कहीं पर, हाँ ये रहा रिफैक्टर मूव। ठीक है, मेन्यू सेलेक्ट किया, ओके। तो ये हमारा, ये देखें यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा नया पैकेज बन गया। उस पैकेज के अंदर हमने दोनों क्लास को मूव कर दिया। ठीक है, सॉरी। अब मैं वो मेन्यू आइटम में आता हूँ। यहाँ पर हमें क्या चाहिए? स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग कमांड नहीं है, स्ट्रिंग कमांड मैसेज। ठीक है, और स्ट्रिंग, सॉरी नॉट स्ट्रिंग बल्कि इंट। हमारा कमांड जो है वो इंट है। ठीक है, ये और
मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आपको ये वाली चीज़ आपको चूँकि पता है तो इसलिए मैसेज कमांड this dot command message is equal to command message this dot command is equal to command। ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्ट करेंगे उससे हम इसको वो कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने कोई यहाँ पर प्राइवेट इंट वगैरह नहीं लगाया, उसका मतलब है डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि अपने पैकेज में ये वैसे भी एक्सेसिबल है, तो मेन्यू के अंदर ये सारा एक्सेसिबल है। ठीक है, अब हमने एक क्लास बना ली ऊप मेन्यू आइटम। ठीक है, तो ऊप मेन्यू आइटम जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मेन्यू आइटम है, वो एक कमांड मैसेज लेता है और एक कमांड लेता है। तो हमें जो लिस्ट बनानी है वो भी इसी की बनानी है। ठीक है, ऊप मेन्यू आइटम से। अब देखें, अब हमारे पास ये लिस्ट बन गई मेन्यू आइटम की। ठीक है, हमने करना क्या है कि ये वाला फंक्शन जो है ना, वो इस प्रोग्राम का यूज़र है, यानी कि जो मेन्यू का जो यूज़र है वो कौन होगा, वो स्कूल मैनेजमेंट प्रो होगा, वो टेबल एप्लीकेशन होगी। ठीक है, ये वाली, या फिर जो मर्जी नया प्रोग्राम हो जिसने मेन्यू डिस्प्ले करना, वो इसको इस्तेमाल करेगा और वो फिर ऐड मेन्यू आइटम करेगा। जब भी वो ऐड मेन्यू आइटम करेगा, हमने क्या करना है, वो मेन्यू आइटम एक क्रिएट करना है बेस्ड ऑन दैट, क्योंकि ऐड करना है, नया करना है। ठीक है, एम आई मेन्यू आइटम इज इक्वल टू न्यू ऊप मेन्यू आइटम। ठीक है, मेन्यू डिस्प्ले और कमांड, यानी कि ये जो हमारे पास इस मेथड के अंदर जो जो चीज़, सॉरी, जो भेजा है हमने, इसको ये कर लेता हूँ कि ये जो भेजा है हमने, इसके बेस पे जो यूज़र ने भेजा है कि भाई हमें ये वाला डिस्प्ले करना है, एक ये वाला मेन्यू डिस्प्ले करना है। ठीक है, और जब ये डिस्प्ले हो तो उसके अगेंस्ट ये वाला मेन्यू आइटम। ठीक है, तो ये डिस्प्ले करना है तो हमने उसको उसके लिहाज से अपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। और जब हमने वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, हमारे पास जो लिस्ट है, दिस डॉट मेन्यू आइटम डॉट ऐड, हम उसमें ऐड कर देते हैं ये वाला मेन्यू आइटम, यानी कि ये वाली जो एरे थी हमारी, हमने उसमें अब अगर फर्ज किया स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो उसमें 7 मेन्यू आइटम्स प्रेजेंट करने यूज़र। ठीक है, उसकी बेस पर उसने ऐड कर, तो इस मेथड को 7 दफ़ा कॉल करेगा। हर दफ़ा कॉल जब वो करेगा तो हम उसको इधर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब ये 7 दफ़ा कॉल हो चुका होगा तो इस लिस्ट के अंदर 7 आइटम्स होंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली यहाँ पर हमारा काम ऐड मेन्यू आइटम का ख़त्म हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे हमने क्या किया, जो भी मेन्यू आइटम मिलता है हम उसको इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब ज़रा इधर आ जाते हैं। ये वाला तो हो गया हमारा। ठीक है, इसके ऊपर हम नॉर्मली हमें अच्छी चीज़ ये है कि हम इसमें कमेंट लिख दें, adds a menu item in the list with its corresponding command। ठीक है, ये हो गया। अब हमने इम्प्लीमेंट करना है गेट नेक्स्ट, यानी कि ये हमारा जो यूज़र होगा वो कब कॉल करेगा। बल्कि इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले ये देखें कि ये जो ऐड मेन्यू आइटम है, हमने कहा था हमारे उसमें क्या कहते हैं, कोड में भी था कि जी इसको इसको जो है ना, यानी कि इस्तेमाल करने का एक कोड भी वहाँ पर लगा हुआ था ना। हम उसको चाहें तो हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, चाहें तो हम पहले टेस्ट कर लें, चाहें तो हम उसको मूव ऑन करें और बाद में टेस्ट कर लें। जस्ट थिंकिंग कि अभी टेस्ट कर लूँ मैं, या तो अभी टेस्ट कर लूँ, बल्कि वो जो कोड लिखा हुआ था मैं वहीं से कॉपी पेस्ट करके इसको अभी टेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक लम्हा दें मुझे, मेरा कंप्यूटर फिर थोड़ा सा स्लो हुआ है। मैंने
आ जाए यार, एक सेकंड मेरा। अच्छा जी, आ गया मेरा कंप्यूटर ऑफिस। ये मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये परफॉर्म एडिशन का मेथड यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ हुआ। मैं ना यहाँ पर सिर्फ टेस्ट के तौर पर ये जो मेन है ये हमारा वो टेस्ट का है ना। ठीक है, ये हमारा अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। गेट नेक्स्ट कमांड हमने क्या करना है, हमने यहाँ तक टेस्ट करना है कि यार जब हम इसको चलाएं इस प्रोग्राम को, क्योंकि हमने सिर्फ अभी ऐड मेन्यू आइटम इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाए खैर इससे नीचे। ठीक है, ये नहीं इससे टेस्ट होगा, क्योंकि ये ऐड तो कर लेगा बट दैट्स इट, ऐड ही करेगा। जब तक हम उसको डिस्प्ले नहीं करेंगे, जब तक हमें टेस्ट नहीं होगा। तो चले हम टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं लेना शॉर्ट सोच रहा हूँ, लेकिन लेट्स गो ऑन। हम ना गेट नेक्स्ट कमांड को इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि जब इम्प्लीमेंट हो जाए तो हम इस टेस्ट को चला के देखें। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट क्या आ रहा है आपके जहन में? हमारे पास लिस्ट बन गई हुई है, यानी कि हमारे पास ये एरे लिस्ट है मेन्यू आइटम्स की, जो कि फील्ड है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने वो मेन्यू आइटम जो है यूजर को दिखाना है। ठीक है, तो फॉर इंट आई, मैंने फॉर लूप क्यों लगाया, क्योंकि क्योंकि जो मेरे पास जो मेन्यू आइटम्स हैं वो एक लिस्ट है। ठीक है, वैसे हम चाहें इसके ऊपर इटरेट भी कर सकते हैं, वो सॉरी क्या कहते हैं, फॉर ईच भी लगा सकते हैं, लेकिन चलें ज़्यादा सिस्टम नहीं जाते। इंट आई इज इक्वल टू आई नहीं होता, इंट आई इज इक्वल टू 0 होता है। हम एक एक मेन्यू आइटम निकालते हैं, एक एक मेन्यू आइटम निकालते हैं। मेन्यू आइटम इज इक्वल टू दिस डॉट मेन्यू आइटम्स डॉट गेट आई। ठीक है, अच्छा सॉरी, दिस डॉट मेन्यू आइटम डॉट साइज, साइज जितना उसका साइज है उतना लूप चले। ठीक है, तो गेट करता है ये, इसको इससे ज़्यादा क्लीन कोड हो सकता है फॉर लूप का, यानी कि इससे क्या कहते हैं, तो ऐसे हम इसको लूप नॉर्मल लूप लगा लेते हैं ताकि हमारे पास। ठीक है, तो यानी कि ये हर आइटम के लिए एक दफ़ा ये चलेगा, मेन्यू आइटम में से आइटम के लिए। ठीक है, और हमने क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एम आई डॉट कमांड मैसेज। ठीक है, कमांड मैसेज हमने प्रिंट करना है, प्रिंट एल एन नहीं करना बल्कि हमने प्रिंट करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमें यहाँ पर इसको करने से पहले हम वो न्यू लाइन कर देते हैं, प्लीज सेलेक्ट कमांड। ठीक है, ये हमने कर दिया। जब हमने ये कर दिया, और इससे पहले भी हम न्यू लाइन लगा देते हैं। तो अब देखें, अब हमने एक एक मेन्यू प्रिंट करना है और उसके साथ उसका वो क्या कहते हैं कमांड प्रिंट करना है, ताकि उसको पता हो कि क्या कमांड डालूंगा तो क्या होगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ से प्रिंट लाइन ख़त्म कर दी, क्योंकि उसके सामने आना चाहिए। ठीक है, मैं चाहूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि जी स्ट्रिंग लाइन इज इक्वल टू, जो एक लाइन है वो ऐसे प्रिंट होगी ना, इज इक्वल टू प्लस
जो भी कमांड है, कमांड के बाद कॉलन स्पेस, प्लीज सेलेक्ट अ कमांड स्पेस mi डॉट कमांड जो नंबर, ठीक है। अगर ऐसे हो, हाँ ये सही है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि भाई जो भी मैसेज होगा ना, मैसेज के एंड में लगेगा कॉलन, और कॉलन के बाद जो है ना वो नंबर होगा, ताकि उसको पता लग जाए कि क्या करना है। सॉरी ये बनाना, ठीक है, क्योंकि उसने सही, अभी आपको नज़र भी आ जाएगा, लेकिन मैंने ये किया है कि जी मैसेज के बाद कॉलन लगा के स्पेस लगा के उसके बाद नंबर लिख दें, ठीक है। और इसको मैं प्रिंट एल कर देता हूँ, क्योंकि अब मैंने एक लाइन में ये वाली चीज़ आनी चाहिए। अब ये मेरा कम से कम प्रिंट करेगा, ठीक है। अभी मैं उससे कुछ इनपुट कुछ नहीं ले रहा, लेकिन अब मैं सिर्फ प्रिंट कर रहा हूँ। तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। ये प्रोग्राम क्या करेगा, ये दो लाइनें जो है ना वो मेन्यू में ऐड करेगा। उसके बाद जब ये गेट नेक्स्ट कमांड चलेगा, तो प्रैक्टिकली वो जो है वो यहाँ पर उन दो इन तीन कमांड को डिस्प्ले करेगा, दैट्स इट, ठीक है। और उसके बाद चूँकि यहाँ पर ज़ीरो है कमांड, ये कमांड जो है वो ज़ीरो है, तो यहाँ पर ज़ीरो रिटर्न करेगा। ज़ीरो रिटर्न करेगा तो ना एडिशन प्रिंट होगा, ना सब्ट्रैक्शन प्रिंट होगा, ठीक है। बल्कि मैं यहाँ पर एग्जिटिंग प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको प्रोग्राम को चला रहा हूँ। प्लीज सेलेक्ट अ कमांड, परफॉर्म एडिशन 1, परफॉर्म सब्ट्रैक्शन 2, यही था ना, देखिए हमें यही करना था। इसको छोटा करता हूँ, परफॉर्म एडिशन कॉलन 1, अगर एडिशन करना है तो 1, सब्ट्रैक्शन करना है तो 2, एग्जिट करना है तो 0, और उसके बाद उसने एग्जिट कर दिया, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया ना, हमने तो ये, ठीक है। ये चीज़ इसको दोबारा देख लें। हमने इसी तरह इन्हें क्या करना था स्कूल मैनेजमेंट प्रो में भी, कि कोई आइटम जो है वो हमने मेन्यू जो है वो शो करना था, ये 4 लाइनें हमने टेबल में भी ऐसे ही करना था, ठीक है। हमने अब यहाँ पर क्लास एक इस्तेमाल कर ली, ताकि ये ग्रुप हो जाए, ये चीज़ें, ये सारा काम जो है ग्रुप हो जाए। तो देखें, जहाँ हम क्लास इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वाली जगह, यहाँ देखें कोड चेंज हो गया। पहले जो हम सिस्ट आउट ये वो प्लान ढिमका लिखता था, उसकी जगह अब ये मेन्यू डॉट ऐड मेन्यू आइटम, ठीक है। हम यहाँ चाहें तो प्रोग्राम में जब हमने एक लाइन और ऐड करनी होगी, हम सिर्फ यहाँ पर ऐड करेंगे मेन्यू डॉट ऐड मेन्यू आइटम समथिंग समथिंग, और मेन्यू आइटम जो है वो कोई भी हम लिख, दैट्स इट। हमारा एक मेन्यू, अगर हम ये करें समथिंग 9 और उसके बाद इसको रन करें, बस हमने एक लाइन डाली, वहाँ मेन्यू में समथिंग दिया गया, ठीक है। अब हम ज़रा समथिंग को मैं निकाल देता हूँ और यहाँ पर आ जाते हैं। हम यहाँ पर प्रिंट तो हमने कर दिया, प्रिंट करने के बाद हमने क्या करना था, इनपुट भी लेनी थी यूजर से। तो हमारे पास अब फिर दो रास्ते इस वजह से हैं, क्योंकि एक रिक्वायरमेंट ये डाली हुई है कि भाई क्रैश नहीं करना चाहिए, इनपुट सही से लेना है। तो एक तरीका तो होता है कि हम इस्तेमाल करेंगे वो है, आप इनपुट जो है वो स्ट्रिंग लो, क्योंकि स्ट्रिंग तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अगर आप स्ट्रिंग लोगे इनपुट, तो वो आप कुछ भी हो सकती है, फिर आप स्ट्रिंग को खुद से चेक करें कि वो सही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इनपुट हम पहले लगा लेते हैं अपना स्कैनर, मेन्यू क्लास है, इसमें क्या कर रहा हूँ, स्कैनर, ये है, ऐसे ही करते हैं। अब ये सारा काम हम वही कर रहे हैं जो हम जैसे हम करते हैं। अब हमने ऊपर डिस्प्ले कर दिया ना मैसेज, तो हमने यहाँ पर क्या लेना है, स्कैनर डॉट नेक्स्ट
नेक्स्ट होता था, हाँ नेक्स्ट होता था, नेक्स्ट लाइन तो होता था, नेक्स्ट लाइन if I'm not wrong it was next line. अच्छा ये हम sorry string cs command string, हमने string इसको लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने चेक करना है if integer dot parseInt क्या करेगा हमारा, parseInt हमें बताता है कि ये इंटीजर है कि नहीं है, लेकिन ये भी एक्सेप्शन थ्रो कर देगा ना। अच्छा ठीक है, parseInt रिटर्न क्या करता है, ये इंट रिटर्न करता है, तो हमें इफ की जरूरत नहीं है, कमांड इज इक्वल टू मैंने क्या किया, मैंने लिया सी एस इनपुट लिया, ठीक है, और उसको पास किया कमांड में, ठीक है। अब या तो ये इनपुट यूज़र ने सही दिया, नंबर दिया, ठीक है, तो ये कमांड जो है सही हो जाएगा, अदरवाइज पास इंट जो है आपको पता है एक्सेप्शन थ्रो करता है। यहाँ देखें लिखा थ्रो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, ठीक है। अगर ये नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन थ्रो करता है इसका मतलब है अगर कोई मसला हुआ इधर, तो देखिए मैंने शॉर्टकट लिखा, सेलेक्ट किया और इसको जनरेट 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 स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर यहाँ होना तो चाहिए, ट्राई कैच का ऐड ब्लॉक कमेंट टॉगल कमेंट अच्छा इसमें शॉर्टकट होता है वैसे कि ट्राई कैच लगाने का, लेकिन हम सुस्त भी नहीं है, हम खुद से लगा लेते हैं, ट्राई कैच नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, ठीक है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। अच्छा इसका मतलब है कि अगर तो ये गलत दिया तो इसमें नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ जाएगा, और नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ जाएगा तो हम इसका मतलब है कि हमने उसे यूज़र से कहना है दोबारा कि भाई सही करो, ठीक है। तो अगर हम सही करने को कहेंगे और उसने फिर गलत कर दिया तो फिर क्या करेंगे, हमें फिर कहना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल ये है कि ये लूप लगाना हमें चाहिए, यानी कि जब तक वो यूज़र सही देता नहीं है, ठीक है, जब तक वो ये चलता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पर लूप लगाना पड़ेगा, लूप। और लूप के लिए अगर आप इस तरह काम कर रहे हो तो लूप के लिए डू वाइल इज द बेस्ट, कि जी पहले एक दफ़ा कमांड वो ले ले, वाइल वर्क कॉम्प्लीटेड, गुड वाइल नॉट गुड। अब आप कहेंगे कि वाइल नॉट गुड नंबर क्या है, तो वो ये है बूलियन is equal to false, sorry not good number, it should let's see। अच्छा अगर तो ये यहाँ आएगा तो ठीक है, यानी कि यूज़र से कमांड लेगा, इसके अंदर आएगा, सॉरी इसको फॉल्स होना चाहिए, यानी कि शुरू में हम अस्यूम करेंगे कि यूज़र सही नंबर दे देगा, अगर सही दे देगा, अगर यूज़र ने सही नंबर दिया तो ये कमांड जो है बिल्कुल ठीक होगी, एक्सेप्शन थ्रो नहीं होगा, ये वापस यहाँ पर आएगा,
लूप में चेक करेगा, ठीक है। तो नॉट गुड नंबर फॉल्स होगा तो लूप फेल हो जाएगा और ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। नॉट गुड नंबर अगर ट्रू होता तो ये लूप करता रहता, ऐसे ही है। और नॉट गुड नंबर फॉल्स होगा तो ये बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर यूज़र ने गलत दिया है तो क्या करे वो, यूज़र को आउटपुट करे सिस्टम डॉट प्रिंटलन प्लीज एंटर इंटीजर ओनली, ठीक है। और नॉट गुड नंबर इज इक्वल टू ट्रू कर दे, ठीक है। अच्छा अब देखें, थोड़ा सा समझने की चीज़ है। हमने यहाँ क्या किया कि ये गुड नॉट, असल में नॉट गुड नंबर जो है ना ये रिवर्स में हमने लिख लिया, हम इसको सही करते हैं। असल में जब नेगेटिव आप रख देते हैं ना वेरिएबल तो वो आपको कंफ्यूज करता रहता है, तो हमेशा इसको पॉजिटिव आना चाहिए। गुड नंबर इज इक्वल टू ट्रू कर देते हैं कि भाई यूज़र जो है ना जो एंटर करेगा वो गुड नंबर ही एंटर करेगा, ठीक है। तो अगर तो गुड नंबर, इसको मैं उल्टा कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अगर गुड नंबर नहीं है तो कंटिन्यू करें, सॉरी अगर गुड नंबर है, अगर गुड नंबर उसने दे दिया है, ठीक है, तो तो नॉट गुड नंबर लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि ये फॉल्स हो जाएगा और ये बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, अगर उसने दे दिया तो। अच्छा अब ये गुड नंबर अगर इधर पे मिल गया हमें तो ठीक है, नहीं मिला तो हम कहेंगे कि भाई गुड नंबर इज फॉल्स, ठीक है। गुड नंबर अगर फॉल्स है तो ये फॉल्स नॉट फॉल्स ट्रू हो जाएगा और ये वापस यहाँ आ जाएगा और वो यूज़र से दोबारा नंबर मांगेगा। अब यूज़र ने अगर फिर नंबर उसको सही दे दिया तो ठीक है, अगर सही दे दिया नंबर अब तो अब क्या होगा, वो अगर वो सही दे दिया तो हमने क्या करना है, गुड नंबर को ट्रू करना, ठीक है। गुड टू गुड नंबर, क्योंकि इस लाइन नंबर 37 पर हम आएंगे ही उस वक्त अगर यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो नहीं होगी। अगर यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो होगा इसका मतलब नंबर गलत है, लाइन नंबर 37 कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर एक्सेप्शन थ्रो नहीं हुई तो इसका मतलब क्या है कि लाइन नंबर 36 के ऊपर जो नंबर मिला है वो सही, ठीक है। तो ये हमारा कोड है सही नंबर लेने का। अब देखें अगर हम उसको वहाँ टेबल्स की क्लास में इम्प्लीमेंट करते हैं या स्कूल मैनेजमेंट में, तो ये कोड हमें बार बार इतना कॉम्प्लेक्स कोड बार बार हमें लिखना पड़ता है, ये भी नहीं बल्कि ये, ठीक है। तो अभी भी हम इसमें हो सकता है हमें गलतियाँ भी हैं, हम उसको ठीक करें, ठीक है। तो ये वहाँ पर बार बार करना पड़ता है। अब हम इंशाल्लाह एक दफ़ा कर लेंगे और जब ये सही चल पड़ेगा फिर हमें ये कोड रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एक आखिरी चीज़, इस स्कैनर को क्लोज कर देते हैं। फाइनली हम इसको कैसे लगा सकते हैं, बल्कि हाँ हमें उसको फाइनली की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा एक्सेप्शन हम थोड़ी कर रही है क्लास। ये जो है ना हमारा मोर और लेस हो गया है, ठीक है। कि हमने अब डिस्प्ले भी कर रहे हैं, ठीक है। डिस्प्ले करने के साथ साथ हम उसके साथ उसको नंबर ले रहे हैं और नंबर के साथ हम इनपुट ले रहे हैं। हम बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, लेट्स सी। कहता है प्लीज सेलेक्ट अ कमांड परफॉर्म एडिशन 1 सबसेक्शन 2, मैं 1 करता हूँ एडिशन एग्जिटिंग, ठीक है। तो यानी कि उसने ये प्रिंट भी किया, 1 भी ले लिया और सब कुछ सही हो गया, ठीक है। मैं रन एज करके इसको 2 करता हूँ सब्ट्रैक्शन एग्जिटिंग, ठीक है। मैं इसको फिर रन एज करके
न 1 न 2 बल्कि जी करता हूँ। हमारे प्रोग्राम में एरर है और वो देखें लूप में इनफाइनाइट लूप में लगे प्लीज इंटीजर एंटर इंटीजर ओनली प्लीज एंटर इंटीजर ओनली। क्या अजीब बात है हमारे प्रोग्राम में, क्या है हमारा प्रोग्राम ये वाली लाइन प्रिंट कर रहा है, उसके बाद गुड नंबर को फॉल्स सेट कर देता है। जब वो फॉल्स सेट करता है तो वापस यूजर से इनपुट तो हमने लिया, हमने पास किया, हमने यूजर से इनपुट दोबारा नहीं लिया। ये वाली लाइन जो है हमारी लाइन नंबर 31 जो है वो बेसिकली यहाँ पर आई। हम लूप में जा रहे थे लेकिन हम यूजर से इनपुट नहीं ले रहे। ये अभी मुझे कंफर्म नहीं, लाइन नेक्स्ट आना चाहिए कि नेक्स्ट लाइन आना चाहिए। फाइंड एंड रिटर्न द नेक्स्ट कंप्लीट टू कंफर्म इसके चलो अब मैं रन करता हूँ इसको और मैं इसमें गार्बेज डालता हूँ, प्लीज एंटर इंटीजर ओनली, वन डालता हूँ एडिशन, ठीक है। दोबारा मैं रन कर रहा हूँ, गार्बेज डालता हूँ इंटीजर इंटीजर, गार्बेज डालता हूँ इंटीजर, ठीक है। मैं स्पेस के साथ गार्बेज डालता हूँ इंटीजर ना, जब तक मैं इंटीजर नहीं दूंगा जब तक नहीं जाएगा। 5 हमारे उसमें था ही नहीं, ठीक है। अगला चेक ये हो सकता है कि हम इसको ये भी कर दें जी कि कमांड सिर्फ वो ले जो ये प्रेजेंट कर रहा है। अभी हमने 5 डाला है, 5 ले लिया इसने, तो 1 2 और 0 को सिर्फ लेना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये फीचर अभी इसमें नहीं है, हम बाद में ऐड कर सकते हैं। अभी के लिहाज से हमारा ये हमारी बेसिकली टोटल असाइनमेंट थी कि जी क्योंकि टोटल असाइनमेंट में लिखा हुआ फॉल्ट टॉलरेंट, तो देखा जाए तो 5 इसको नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए और वो हम कर सकते हैं ना। तो हमने सिर्फ ये चेक करना है कि अभी हम नंबर फॉर्मेट कर रहे हैं, इसके अलावा हम एक और चीज़ भी चेक कर लेंगे जी, जो नंबर इनपुट हुआ है वो इज़ वन ऑफ द कमांड दैट वाज एक्सपेक्टेड, यानी कि हम इस लूप लगा के इसको चेक कर सकते हैं। तो देखेंगे, हो सकता है हम तो अगले सेशन में किसी को कर लें, नहीं तो ये हो गया। अब हम वेरी क्विकली एक काम करते हैं कि हम टेबल एप्लीकेशन में जाते हैं। टेबल एप्लीकेशन में जैसे क्विकली रन करते हैं, देखते हैं, इसका रिमाइंड करवाते हैं अपने आप को कि इसका एग्जिट एक अगर हम करेंगे तो ये प्रिंट टेबल करेगा, 2 से टेस्ट, 3 से फुल टेस्ट, 4 से एग्जिट। हम सिर्फ एक करते हैं तो कहता है वो 2 से 10 तक टेबल को प्रिंट कर दे। मैं कहता हूँ 3 था तो 3 का प्रिंट कर देता है, फिर दोबारा पूछता है, मैं 4 एंटर करता हूँ तो एग्जिट कर देता है, पूरा एंटर कर देता है। मैं अगर इसको चेंज करना चाहूँ इस मेन्यू में, ये है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा जैसे मैंने यहाँ पर इसके इसमें किया हुआ है। यहाँ पर लेट्स सी, मैं इसके प्रोग्राम को चेंज कर रहा हूँ। मेन्यू मेन्यू डॉट ऐड मेन्यू आइटम, ऐड मेन्यू आइटम मैंने करना है इसके लिए 1 कर देता हूँ। और चौथा जो है वो है, नहीं दूसरा जो है वो है ये, इसके लिए मेरा 2 था। तीसरा जो है वो है ये, इसके लिए 3 था। चौथा जो है वो एग्जिट है।
मेन्यू आइटम क्या 0 था, 4 इसलिए 4 है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये वाला लाइन में चेंज कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ इसको। कमांड इज इक्वल टू मेन्यू डॉट गेट नेक्स्ट, ठीक है। ये बस हमने इतना चेंज करना था। अब हमारा ये वाला कोड यहाँ पर फारिग हो गया, ये जो मेन्यू का मेथड था, ठीक है। हम चाहे तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। टेम्परेरी इसको डिलीट ही कर देता हूँ, ठीक है। हमारे यानी कि टेबल्स की क्लास के अंदर सिर्फ ये 4 लाइनें इस तरह ऐड होंगी। लेट्स सी होगा क्या ये 5 लाइनें। थोड़ा सा इसमें बग है कि इसमें स्लैश टी जो है वो उसी तरह ले रहा है, और वो इस वजह से है कि वो हमने यहाँ स्ट्रिंग को वो नहीं किया हुआ। लेकिन चलें, थोड़ा सा ये बग है, इसको हम ठीक कर लेंगे। लेकिन हमें ये नज़र आ रहा है कि इसके बाद वो कहता है कि फ्रेंड प्लीज़ सेलेक्ट अ कमांड, और वो 1 है, इसके बाद 2 है, 3 है, 4 है। हम चेक करते हैं कि प्रोग्राम सही चल रहा है। हम 1 करें तो क्या कहता है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। हमारा जो है ना वो ख्याल के जी हमने बड़ा ज़बरदस्त इम्प्लीमेंट कर लिया, और दैट वुड डेफिनेटली वर्क। वो नहीं चला, कहाँ गया। लाइन नंबर है प्रिंट टेबल, अच्छा मुझे समझ में आ गया। वो स्कैनर पर मसला कर गया, और वो बेसिकली हमने स्कैनर को ओपन और क्लोज अपने उसमें प्रोग्राम में कर लिया मेन्यू के अंदर, तो उसकी वजह से ये मसला है। जब हम स्कैनर को क्लोज कर देते हैं, इस प्रोग्राम के अंदर हमने स्कैनर को ओपन किया और क्लोज किया, तो उसकी वजह से जब वो बाद में स्कैनर को ओपन करना चाह रहा है ना, तो उसको मसला आ रहा है। टेबल एप्लीकेशन में यहाँ पर मसला आया है इसको, ये स्कैनर क्लास का बेसिकली मसला है। लाइन नंबर क्या थी, क्योंकि हम स्कैनर को क्लोज नहीं कर रहे। हम स्कैनर को कहीं पर भी क्लोज नहीं कर रहे, यहाँ पर भी नहीं कर रहे। तो इस कोड में मसला है, इसको हम क्लोज नहीं कर रहे और वहाँ पर हम क्लोज कर रहे हैं। तो इसका शॉर्टकट क्या होगा कि मैं इसको ठीक कर दूँ। उसका 1 मिनट बाद में ये हो सकता है, लेकिन उसके बाद क्लोज कर दूँ। मैं सिर्फ ये ट्राई करूँगा, अगर ये चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑफकोर्स हम आज की क्लास में बचा नहीं हमारे पास। Let's see one more time. If it works, then that's fine. नहीं, तो वो उसकी वजह से ठीक है। ये नहीं, अभी ये नहीं चला, लेकिन मसला बहरहाल उसकी वजह से ये है कि मेन्यू के अंदर जो है ना, हमने स्कैनर को इस्तेमाल किया और स्कैनर यहाँ पर भी इस्तेमाल हो रहा है, तो वो स्कैनर का कोई थोड़ा सा फॉल्ट आ गया। और एक दूसरा मसला ये था कि स्लैश जो है ना वो हमारे स्ट्रिंग क्लास के अंदर नहीं चले। तो हम ये या तो नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे इसको, ठीक है। लेकिन ओवरऑल लेट्स कम बैक टू द मेन्यू क्लास। हमने प्रॉब्लम को देखा, प्रॉब्लम को हमने देखा और समझने की कोशिश की। हमें समझ में आया कि हाँ यार, प्रॉब्लम यानी कि हमें वो रेपिटेशन हो रही थी हमारी। हम स्कूल मैनेजमेंट प्रो में भी एक काम कर रहे हैं, वही काम टेबल में भी कर रहे हैं, वही काम हम 10 और जगह जहाँ पर भी हम कमांड लेंगे वहाँ पर हम काम करेंगे। वाई नॉट के लिए हम उसको ना करें और हम उसको एक उसमें क्लास में डालें। तो इस तरह करके हमने एक क्लास बनाई, ठीक है, जिसमें हमने एक एरे लिस्ट बनाई, ठीक है। क्योंकि एरे लिस्ट जो है उसके अंदर हम लिस्ट के आइटम्स रख सकते हैं।
हमने एक छोटी सी क्लास और बना ली मेन्यू आइटम की, क्योंकि हमें उसके जो नाम स्ट्रिंग है वो और उसके अगेंस्ट कॉरस्पॉन्डिंग मेन्यू आइटम को करना था कि अगर यूज़र ये सेलेक्ट करे तो फिर वो काम, और वो सेलेक्ट करे तो वो काम। ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट कमांड का इम्प्लीमेंट किया कि जी पहले तो जो वो हमारे पास लिस्ट पड़ी हुई है उसको डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है। जब हमने डिस्प्ले कर दिया तो फिर हमने ये वाला कोड लिखा टू गेट अ नंबर सेफली, कि जी भाई नंबर जो देना है मुझे इंटीजर ही देना है। तो आखिरकार जब यूज़र ने दे दिया वो, तो उससे हम उसके बाद हम इसको एडिट करते हैं। तो ये टोटल हमने काम किया इसमें, और यहाँ पर इस टेस्ट में हमने देखा कि परफेक्टली रन हो भी रहा है। ठीक है। वहाँ पर दूसरे टेस्ट हमने किया, वहाँ पर वो नहीं रन हुआ। वो इसलिए नहीं रन हुआ क्योंकि वो फॉर्मेटिंग जो है वो खुद कर रहा है, इनपुट वगैरह मजीद भी ले रहा है। हाँ, हमारा एक रिक्वायरमेंट यहाँ पर अभी नहीं हुई है, बल्कि हमें शायद दूसरा सेशन इसका मतलब करना ही पड़ेगा कि हमने 2 लेवल्स ऑफ इनपुट लेना था। तो दूसरा लेवल जो है वो ले रहा है, इसी वजह से थोड़ा सा मसला भी आ रहा है, लेकिन वो इसका मतलब है कि हमारा बात का काम होगा। ठीक है। तो फॉर टुडे वी क्लोज दिस सेशन। तो इंशाल्लाह फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।